वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 124 के 1 मैंने आपको कल अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, कुछ टाइम पहले मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 124 के 1 में क्या है। अभी जो हम इसमें दूसरा शुरू करेंगे वो 124 का सेकंड शुरू करेंगे, यानी 124 के सेकंड में क्या है। इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट को क्लियर कर रहा हूँ इन वीडियोज़ में। सुप्रीम कोर्ट के जो है वो भारतीय संविधान के भाग 5 में आता है। भाग 5 भारतीय संविधान का बेसिकली संघ यानी यूनियन से रिलेटेड है और वहीं से हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124 से 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट के बारे में आता है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको मोटा मोटा ज्ञान होना चाहिए क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। सीधा सीधा हम इसमें क्या 124 के 2 में आते हैं। 124 के 2 में बेसिकली क्या होता है, सीधे सीधे क्या है, जजों की नियुक्ति के बारे में, जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में। कहने मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। कई सारी बुक्स में ये लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर बात की गई कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो इसी पोर्शन को हम इसमें क्लियर करेंगे, आपको और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसका जो पहला पार्ट है 124 के 2 में अगर पेपर में आता है तो उसमें क्या आता है, लिखा हुआ न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में लिखा होगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, ठीक है ना। कई किताबें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति लिखा जाता है, वो भी इसी के अंदर आता है। 124 के 2 का जो पहला सेक्शन, इसमें सेक्शन नहीं है लेकिन पॉइंट है जो आगे पेपर में आता है, उस पॉइंट को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। उस पॉइंट में क्लियर क्या किया जाएगा, पहला पॉइंट क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जब क्या है न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, वो नियुक्ति सबसे पहले कौन करता है, वो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वो नियुक्ति कैसे करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जजों के परामर्श से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, यानी जिस भी हाई कोर्ट का राष्ट्रपति जज को लेना चाहता है, जैसे उत्तराखंड हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट है, यहाँ पर कोई बहुत ही एक्सपीरियंस व्यक्ति है जिसको नॉलेज अच्छा है लॉ का या जिसने अच्छे से जजमेंट दिए, इस तरह से कुछ भी उसमें हो सकता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जजों से परामर्श करने के पश्चात जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक है। प्रयोजन क्या है, उसे क्या करना है, जजों की नियुक्ति करनी है सुप्रीम कोर्ट में। कहने मतलब है 124 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति ऐसे जजों की नियुक्ति के समय सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के ऐसे जजों को उसमें शामिल करता है या उनसे परामर्श करता है जिनको वो आवश्यक समझे। यानी टोटली राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि कौन जज बनेगा कौन नहीं। एक मतलब इनडायरेक्ट देखा जाए, बेसिकली जब जजेस के नाम आते हैं, उनके नाम सुप्रीम कोर्ट से आते हैं या फिर क्या हाई कोर्ट से रिकमेंड होकर आगे जाते हैं, वो प्रोसेस अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या राष्ट्रपति का अधिकार है किसी सुप्रीम कोर्ट में किसी जज को नियुक्त कैसे किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों से परामर्श किया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको पता है हाई कोर्ट में जजेस की जो मैक्सिमम एज होती है वो 62 ईयर होती है। तो जब जैसे माना बात मैं हूं, मैंने लॉ किया, लॉ करने के बाद मैं जज बन गया, जज बनने के बाद मैंने उत्तराखंड हाई कोर्ट में काम किया। उत्तराखंड हाई कोर्ट में काम करते करते एज ए जज काम करते करते मैं उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट में एज ए जज के रूप में बैठना शुरू किया और मुझे वहां पर करते करते 58 ईयर हो गए या 60 ईयर हो गए, मेरे 2 साल रह गए। और वहां पर मैं इतना काम ठीक करते करते मैं वहां पर क्या चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट ही बन गया। उसके बाद जैसे मेरे 62 साल कंप्लीट हो गए, मुझे वहां से निकाल दिया, मतलब मुझे वहां से मेरा क्या है सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट हो जाएगा। उसके बाद मैं उत्तराखंड हाई कोर्ट से निकलने के बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए अपील कर सकता हूं या मैं फॉर्म भर सकता हूं या मेरा नाम आगे क्या है रिकमेंड हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जो मेरे सीनियर होंगे या फिर जो मेरे यहाँ पर जो हाई कोर्ट की जो एक तरह की क्या असेंबली होगी या उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन या उनका सेक्रेटरीट होगा, वो इस नाम का रिकमेंडेशन करेगा। इसीलिए राष्ट्रपति वाले पोर्शन में ये लिखा जाता है कि राष्ट्रपति क्या है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के परामर्श से ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है। इसमें एक चीज और आपको और ध्यान देनी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसकी नियुक्ति के लिए किसी प्रकार का विशेष से अलग प्रावधान नहीं है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट में होता है, उसकी नियुक्ति बेसिकली कैसे होती है, उनका जो कॉलेजियम सिस्टम होता है उसी के बेसिस पे होती है। लास्ट टाइम आपको पता है एनजेसी लाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना इंटरफेयर चाह रही थी, लेकिन क्या है सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या कर दिया, उसको डिस्कार्ड कर, डिनाई कर दिया, इसको अस्वीकार कर दिया। इसलिए क्या है वो चीज़ें उसमें आ नहीं पाई थी। ठीक है, तो ये 124 के सेकंड में इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आए रिपीट करके दोबारा पॉज करके आप वीडियो सुन सकते हैं, आपको समझ में आएगा। फिर इसी में 124 का एक छोटा सब सेक्शन जोड़ा गया है, न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। जितने भी न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं,
भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। ये 124 के 2 के क में है, और 124 के 2 के ख में क्या लिखा हुआ है, 124 के 4 के अनुसार रिमूवल ऑफ जजेस के बारे में। यानी 124 के 4 के अनुसार आप क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को क्या है निकाल सकते हो। ये सेक्शन ये अलग से अभी पढ़ेंगे हम आगे जाके, इसलिए भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या 124 के 4 के अनुसार न्यायाधीश का त्याग पत्र के बारे में, न्यायाधीश राष्ट्रपति उन्हें त्याग पत्र दे सकते हैं। दूसरा 124 के 2 के क में क्या है, एज के बारे में, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो एज होगी वो कौन डिसाइड करता है, संसद डिसाइड करती है। यानी संसद को किस अनुच्छेद के तहत अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए या मैक्सिमम एज लिमिट को डिसाइड करे, तो आंसर आता है 124 के 2 के का के तहत। ठीक है ना। ये 2 का कब जोड़ा गया था, 1963 में। ठीक है, वहां ये डिसाइड किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो मैक्सिमम एज लिमिट होगी वो 65 ईयर होगी। ठीक है ना। बाकी इसमें जो हमारा अगला आता है उस वाले सेक्शन में क्या आता है, आर्टिकल 124 का 3 पढ़ेंगे हम। आर्टिकल 124 का 3 भी क्या है, इसकी योग्यताओं से रिलेटेड है उसको। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 124 का थर्ड। 124 के थर्ड के अनुसार से देखिए न्यायाधीश बनने की योग्यताओं के बारे में। योग्यताओं का मतलब है कि उसकी बेसिकली 3 योग्यताएं होती हैं। योग्यता मतलब कोई व्यक्ति न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बन सकता है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, तो कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बन सकता है, न्यायाधीश कैसे बन सकता है। योग्यताओं के बेसिस पे योग्यता में क्या क्या आएगा, पहला तो योग्यता कि भारत का नागरिक हो, जो कॉमन सी है, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा इसमें है उसने कम से कम 5 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम किया हो। ठीक है, एक न्यायालय हो सकता है या अधिक न्यायालय हो सकता है, उसमें न्यायाधीश के रूप में उसने काम किया हो। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन उसके बाद 10 वर्ष तक वह क्या है, अधिवक्ता के रूप में रहा हो। अधिवक्ता मतलब एडवोकेट के रूप में रहना चाहिए। यहाँ पर अधिवक्ता होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जैसे किसी ने भी क्या लॉ कर लिया और वो अधिवक्ता बन गया, उसने क्या है AIB के एग्जाम पास कर लिया और वो क्या एडवोकेट बन गया। ऐसा अधिवक्ता नहीं। उस अधिवक्ता ने क्या इस तरह के केसेस सॉल्व किया हो, इस तरह की उसको नॉलेज है, इस तरह का उसका क्या हो, मतलब उसकी जो फेम होना चाहिए। वो लोग जैसे हमारे राम जेठमलानी थे, ठीक है, अगर वो क्या है कभी अप्लाई करते सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए तो आराम से जज बन सकते थे। जैसे हमारे क्या अभी सालवे साहब हैं, वो भी एडवोकेट हैं, वो बहुत बड़े बड़े मुद्दों को सजेस्ट समझाते हैं। जो हाई प्रोफाइल वकील होते हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि वो क्या करें, जज बन सकते हैं। लेकिन जब वकील क्या हो जाता है, जो हाई प्रोफाइल हो जाता है, बढ़िया फीस लेता है, तो जज नहीं बनता है। फिर वो सैलरी सूरी कई सारी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि जज बनने के बाद बहुत सारी लिमिटेशन लग जाती है। एज अ वकील एडवोकेट में ऐसी लिमिटेशन नहीं होती है। इसलिए क्या है हर व्यक्ति क्या है जज बनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि जज के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। खैर वो मर्जी है आपकी, आप कुछ चीज़ समझ सकते हो उसमें। लेकिन अगर आप एडवोकेट हो 10 साल तक आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, बढ़िया वाली प्रैक्टिस होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि राष्ट्रपति की नज़र में, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति की नियुक्ति में वो अधिवक्ता कैसा होना चाहिए, पारंगत होना चाहिए। ये उसमें साथ साथ मेंशन रहता है, साफ साफ योग्यताओं में लिखा हुआ कि राष्ट्रपति नज़र में वो क्या अधिवक्ता जो है वो पारंगत होना चाहिए किसी मामले में। तो ये चीज़ें उसकी क्वालिफिकेशन बहुत आवश्यक होती है। तो ये 3 बेसिक क्वालिफिकेशन है जज बनने की। ठीक है ना। तो इन तीनों बातों को ध्यान देना। इसमें कुछ 124 के थर्ड में न्यायाधीश बनने की योग्यताओं के बारे में। अब हम जो इंपॉर्टेंट देखें 124 का 4 देखेंगे, उसको देखें। तो 124 के 4 के अनुसार रिमूवल ऑफ जजेस के बारे में है। इसको बहुत सारे लोग कई बार इम्पीचमेंट ऑफ जजेस कहते हैं, लेकिन पूरे भारतीय संविधान में कहीं पर भी जजेस के लिए इम्पीचमेंट शब्द या महाभियोग शब्द नहीं आता है। ठीक है, लास्ट टाइम पेपर में पूछा भी गया था ऐसे कि इम्पीचमेंट की प्रोसेस भारतीय संविधान में आर्टिकल 61 के तहत केवल राष्ट्रपति के मामले में इम्पीचमेंट की प्रोसेस आती है। यानी राष्ट्रपति के मामले में ही इम्पीचमेंट या महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। जजेस के लिए इम्पीचमेंट शब्द नहीं आता है, क्योंकि इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है और न्यायाधीशों को हटाने की प्रोसेस थोड़ा अलग है। यानी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, दोनों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर दोनों से आपको क्या है जज को हटाना है या जजों को रिमूव करना है, तो हाई कोर्ट के जज को भी हटाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटाने के लिए दोनों के बारे में, यानी रिमूवल ऑफ जजों के बारे में आर्टिकल 124 के 4 में पहले से ही मेंशन है। यानी हाई कोर्ट के जज को उसके पद से हटाने के लिए अलग से कोई आर्टिकल नहीं है। आपको चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनना है, शब्दों पे कंसंट्रेट करना, शब्द बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि पॉलिटी में, ज्योग्राफी में ये चीज़ें बहुत काम करती हैं कि क्या कहा गया है। ठीक है ना। कई बार हम शब्दों को ढंग से नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते, जिस कारण हमारा क्या है एग्जाम गड़बड़ हो जाता है। तो यहीं आगे बढ़ते हैं 124 के 4 में
किसी भी जज को यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अगर उसके पद से हटाना है तो उसके दो आधार होते हैं, यानी दो आधार पे, दो बेसिस पे आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटा सकते हो। पहला क्या होता है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर। प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब होता है सिद्ध कदाचार, यानी उसने कोई जो प्रोसेस है या कोई क्या है काम करने के तरीके है उसमें क्या है उसने मिसबिहेव कर दिया किसी चीज़ को ले, जो उसका बिहेवियर था उसमें मिसबिहेव किया है और वो प्रूव्ड हो गया है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, कोई वीडियो बना दिया, कोई ऐसी चीज़ लीक हो गई तो उसे प्रूव्ड मिसबिहेवियर कहता है। ऐसी कंडीशन में उसके खिलाफ क्या है आप उसको रिमूवल की प्रोसेस ला सकते हो। या इनकैपेसिटी यानी जज बूढ़ा हो गया या फिर उसको क्या याददाश्त कम हो गई, इस तरह के किसी तरह के मामले को मेंशन करके क्या है संसद क्या करती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को उसके पद से हटा सकती है। ये दो तरीकों, इसके तीसरा कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है ना, तीसरा कोई तरीका नहीं है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को उसके पद से हटाने का। दूसरा इसमें 124 के 4 में जो पहला पॉइंट आता है किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए किसी भी हाउस में किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, पहली बात। दूसरा है प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या का बहुमत, जो प्रत्येक सदन कोई सा जिस सदन में लाया है उसमें क्या है कुल सदस्य संख्या के बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 से पारित होना चाहिए, यानी कि उपस्थित और मतदान वाले सदस्य हैं उनके क्या है 2/3 से पारित होना जरूरी है। 2/3 को हम क्या कहते हैं? विशेष बहुमत कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष बहुमत कहते हैं। इक्वेशन पेपर में आ चुका है कि विशेष बहुमत कहलाता है, तो कई बच्चे 1/2 करके आते हैं। विशेष बहुमत क्या होता है? 2/3, इसे विशेष बहुमत कहते हैं, ठीक है ना, ये पेपर में आ चुका है। तो जो जिस हाउस में भी लेके आएगा उसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं, कई बार के नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं लोकसभा में माना 545 सीट है, उनमें से कुछ लोग बोलेंगे हम इस मामले में वोट नहीं करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या है हम इसमें क्या है अगला कंडीशन उपस्थित और मतदान वाला आता है, यानी 545 में से अगर बाकी लोग चले गए उनमें से क्या केवल 500 लोग ही रहे, ठीक है, या 400 लोग रहे, तो उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 होना चाहिए, मतदान करने वालों का 2/3 होना चाहिए। यानी काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 से पारित होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। दोनों सदनों से पारित होने पर राष्ट्रपति के समक्ष आदेश के लिए रख दिया जाए, यानी दोनों हाउसेस से, लोकसभा से, राज्यसभा से, जिस भी हाउस से आपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव लाया है, अगर वो दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो उसको क्या है दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष आदेश के लिए रखा जाता है। यानी लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, अब वो कहाँ गया? राष्ट्रपति के पास आदेश के लिए। इसका मतलब क्या है? जब तक राष्ट्रपति आदेश नहीं देगा तब तक उसको क्या है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जिस भी जज को हटाया जा रहा है वो उसके पद से नहीं हटेगा। यानी राष्ट्रपति इस मामले में विलंब कर सकता है, ये राष्ट्रपति का अधिकार है, क्योंकि शब्द इस तरह से लिखा गया इसमें, भले हुआ नहीं है ऐसा लेकिन इस तरह की प्रोसेस में दी गई है। आदेश मिलने पर ही हटा, जैसे जैसे राष्ट्रपति का आदेश मिलेगा तुरंत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को उसके पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन करना है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा, 124 के 4 पे हम आ गए हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही है। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है प्रस्ताव उसी सत्र में पारित होना चाहिए। कहने मतलब जैसे मतलब इस विंटर सेशन आया हमारा, या ये साल चला 2022 चला, इसमें किसी जज को उसके पद से हटाना है, फरवरी का महीना चल रहा है, तो इसके बाद ये लगा लो कि इस साल अगर कोई भी आता है इसी सेशन में पास होना चाहिए। यानी अगर विंटर सेशन आया तो विंटर सेशन में ही पास होना, सत्र मतलब सेशन, साल भर में केवल 2 सत्र होते हैं जो संविधान में व्याख्या की गई है, भले भारत में 3 सत्र या 4 सत्र होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ मानसून सत्र चलता है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन सत्र तो होते होते हैं, तो सेम एक ही सत्र में पास होना चाहिए। यानी अगर विंटर सेशन में लेके आए हैं रिमूवल ऑफ जज को लेकर कोई प्रपोजल या कोई प्रस्ताव लेके आए हैं तो वो क्या है उसी सत्र में पास होना चाहिए, ना कि आप अगले सत्र में लेके जाओ, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या है पूरी प्रोसेस खत्म कर दी जाएगी। इसीलिए क्या है जब भी किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज पर कोई आरोप लगाया जाता है उसकी बहुत ज़्यादा तैयारी की जाती है। जैसे आप लोग पीछे से तैयारी करो तो ऐसा नहीं कि 2 महीने पहले, जैसे जो बच्चे सिंसियर है जिनका सिलेक्शन होगा वो पिछले 2, 3, 4, 5 साल से पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। कुछ लोग लास्ट मोमेंट तैयारी करते हैं, अच्छा साफ माइंड होता है, वो क्या है कई बार क्लियर कर जाते हैं, लेकिन तैयारी बेसिकली हमेशा क्या है साल भर पहले की होती है। लेकिन फिर हमारे पास 40-45 डेज हमारे पास अभी भी हैं, अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस अपने अंदर विश्वास रखो, कुछ ना कुछ जरूर होगा, ठीक है ना। तो हमारी तरफ से प्रयास है कुछ ना कुछ हो जिससे आपका क्या सिलेक्शन हो जाए और सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। तो मैं आपको यहाँ पर चीज़ें समझा रहा हूँ, मैं भी ये भी कर सकता हूँ। कुछ टाइम बाद मैं आपको पेपर बना के दूंगा, उसमें पेपर बनाएंगे, उस पेपर को सॉल्व करेंगे, उसमें भी कोशिश की जाएगी इससे ये क्वेश्चन बन सकता है। बाकी देखते हैं आगे कितनी चीज़ें हो सकती हैं।
अगला इसमें देखते हैं, अब क्या है, राष्ट्रपति जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है, उसको उसके पद से हटा दिया गया है फाइनली। लेकिन उससे पहले इसमें एक चीज और आती है। तो 124 के 4 में क्या है, रिमूवल ऑफ जजेस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के बारे में। 124 का 5 उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरी प्रोसेस, यानी जो प्रस्ताव लाया गया लोकसभा से राज्यसभा में, जिस सदन द्वारा प्रस्ताव लाया गया है, प्रस्ताव को संसद में रखने व असमर्थता व कदाचार की जांच के लिए, यानी जिस जज के खिलाफ कि जिस भी सदन में प्रस्ताव लाया गया है, उस प्रस्ताव में इन दोनों प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, इनमें से जिस भी मामले को लेकर उसको हटाया जा रहा है, उसकी जांच के लिए। यानी माना मैं जज हूं, मुझसे इन दोनों में से कोई एक चीज हो, प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो गया या फिर इनकैपेसिटी यानी असमर्थता जाहिर की गई है, इन दोनों में से कोई सा मामला माना लोकसभा में लाया गया, इसको उसके पद से हटाया जाए, तो उसकी क्या होगी, जांच होगी। यानी जजेस को उसके पद से हटाने के लिए या हटाने से पहले उसकी जांच की जाती है कि ये वाकई में सही है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे करने जांच के लिए क्या होते हैं, या जांच के लिए वह उसको साबित करने के लिए कि हाँ इसने इस तरह कुछ काम किया है इस जज ने, उसको साबित करने के लिए एक प्रोसीड्यूर दिया रखा है। प्रोसीड्यूर मतलब होता है एक प्रक्रिया का बखान किया गया। वो प्रक्रिया किसमें है, 124 के 5 में वो प्रक्रिया है, 124 के 5 में वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत किया, इसलिए वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसमें कंडीशन रखिए कि सेम सत्र में पारित होना चाहिए। इसका मतलब आरोप क्या है, बहुत ही संगीन होने चाहिए, बहुत ही क्या है, प्रूव्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप साल भर तक जज को खींचते रहोगे, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। उसमें आप लोगों को एक ही सेशन में से पास करना पड़ेगा। दूसरा, उस प्रोसीड्यूर कितना रही है कि अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया है तो कम से कम 100 मेंबर द्वारा क्या है वो प्रपोजल पास होना चाहिए, उसमें 100 मेंबर का समर्थन होना चाहिए। अगर राज्यसभा लेके आए तो 50 मेंबर का समर्थन होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, उसके बाद जांच समिति बनती है, उस जांच समिति में जजेस बैठाए जाते हैं, उन जजेस को उनके पद से फिर हटाया जाता है या उनको बताया जाता है, इस तरह की चीज़ है। इस दौरान जो ये प्रोसेस है, जब किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाता है तो जो जज होता है उसको अधिकार होता है कि वो अपना पक्ष रखे कि उसने ये काम किया है नहीं किया है। ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। जैसे राष्ट्रपति को क्या सेकंड सेशन में मौका मिलता है, फर्स्ट सेशन में नहीं मिलता है। वहाँ पर मतलब ये क्वेश्चन क्लिक करेगा। राष्ट्रपति ये जजेस के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। जजेस के टाइम पे क्या है, वो सदन में किसी भी समय जाके या जब भी वो प्रपोजल का टाइम मांगे कि मुझे समय चाहिए तो अपनी बात रख सकता है। राष्ट्रपति के टाइम ऐसा नहीं, राष्ट्रपति टाइम सेकेंड हाउस में होगा। जो भी सेकेंड हाउस होगा जहाँ राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट लाया गया है, सेकेंड हाउस में राष्ट्रपति को क्या मिलेगा, मौका मिलेगा या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजेगा वहाँ पर इस तरह की बात करने के लिए। तो यार 124 का 5 मैंने आपको समझा दिया, इसमें जांच के लिए है जो उसके बारे में कहा गया है। और 124 के 6 में क्या कहा गया है, इसकी शपथ के बारे में, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के जजों की शपथ के बारे में 124 के 6 में शपथ के बारे में। और इनकी शपथ क्या होती है, अनुसूची 3 के अनुसार, शेड्यूल 3 के अनुसार क्या है इनकी शपथ होती है। यानी भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां वर्तमान में, प्रारंभ में केवल कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी, अब 12 हैं। तो तीसरी अनुसूची में इसका प्रावधान है, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।